वक़ारुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया सर समा को वक्त देने के लिए। एक जैसे जैसे हम देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल में रोज़ाना वक़ार साहब हर लम्हे कोई नई डेवलपमेंट आ रही है। सबसे पहले तो हम आपको ये कमेंट जानना चाहेंगे कि अली लारिजानी की शहादत को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। आई थिंक अली लारिजानी बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। फर्स्ट आई थिंक जब से इस्लामिक गवर्नमेंट आई 1980 से IRGC में शामिल हुए, तो देखा गया तो उनका पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कैरियर जो है, या जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो 46 साल से मौजूद था। पूरा लाइफ टाइम उन्होंने गुजारा। और दूसरा, ये राइट हैंड मैन रहे टीम लीडर के। और अभी भी जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत पढ़े लिखे मैथमेटिशियन, फिलोसफर, और ईरान का जो न्यूक्लियर टॉक्स, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा। तो एक तो हर लिहाज से आई थिंक ईरान का बहुत बड़ा लॉस है हमारी तरफ से, जो उनके लवाकिन, उनको ताज़ियत उनकी शहादत से। बाकी जो है, थोड़ा सा इसमें एक ज़रूर है कि लास्टली जब अल-कुद्स रैली हुई, उसमें ये बाहर निकले, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इजराइल और अमेरिका इनको ड्रॉ कर रहे हैं बाहर ना, थ्रू प्रेशराइजिंग। लेकिन ठीक है, वो लीडरशिप का तरीकाकार, जिस तरीके से टीम लीडर की शहादत हुई, आपने देखा कि ओपनली अपने घर में थे या ऑफिस में। तो ये एक कैरेक्टर भी है लीडरशिप का कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, और ये आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन डेफिनेटली इसमें स्पायर नेटवर्क्स का भी रोल हो सकता है, तो अभी तक मोसाद की प्रेजेंटेशन उसको सही तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर सके, और शायद उनकी लोकेशन भी पिन पॉइंट, बिकॉज आई थिंक मिडनाइट को अटैक किया गया था थोड़ा देर पहले। तो एक तो जो लीडरशिप का लॉस, इसमें वैक्यूम तो क्रिएट होगा। लेकिन जो ईरानी आई थिंक गवर्नमेंट ने या पावर है, उन्होंने जो भी अरेंजमेंट किया, मोज़ैक वॉरफेयर की स्ट्रेटजी है, जिसे पाकिस्तान बाय द वे 2020 से काम कर रहे हैं, विच इज डिसेंट्रलाइज वॉरफेयर। इन केस लीडरशिप डिकैपिटेट होती है, जो स्ट्रेटजी रही है अमेरिका और इसराइल की, तो उसको कैसे लड़ा जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी यंग लीडरशिप आगे आएगी, दैट विल बी मोर फरोशियस। पावर है, जो सीजन लोग होते हैं वो बड़े कूल माइंडेड होते हैं, तो किसी हद तक रिस्ट्रेंट होता है। तो एक तो वो डिसेंट्रलाइज वॉरफेयर से खतरा होता है, बिकॉज आपने कमांड ऑलरेडी दी होती है, तो हर कोई अपने हिसाब से एक्ट कर रहा होता है। तो आई आई थिंक दे वॉर इज गोइंग टू एस्केलेट, और ये और स्ट्रेच करेगी। वी आर ऑलरेडी इन द थर्ड वीक, और जो जितनी भी प्रोजेक्शन थी, वो आई थिंक उल्टी साबित हुई हैं। जो औरा था इसराइल का और इवन अमेरिका का, जो सुपर काफी डेंट हुआ है। अभी आप आई थिंक रिपोर्ट कर रहे थे कि इनका जो USS एयरक्राफ्ट कैरियर है, जेराल्ड फोर्ड, इज गोइंग बैक, से आग से आग लगी। अभी कह रहे हैं किचन से आग लगी थी, दिस इज जस्ट absurd। देवर हिट, और चाइनीज हैं आजकल बड़े तरीके से डिजिटल मीडिया के लिए सारा डेली ग्राफिक्स वो डाल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, एंटायर वर्ल्ड नोज इट। तो देयर आर ह्यूज सेटबैक्स, और मेरे ख्याल में ये नेतन्याहू की लड़ाई थी, जिसमें ट्रंप साहब ने आई थिंक पूरी दुनिया को झोंक दिया है, एंड देयर अपेरेंटली ये देयर इज बात तो नो देखिए ना, एंड। अब वक़ार साहब, वो उनके अंदर से भी, अमेरिका के अंदर से भी उठ रही है। जो कैंट का जो इस्तीफ़ा है, ये बहुत कुछ वाज़ेह कर रहा है, और ये आपकी वाली जो बात है उसको इंडोर्स कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा पड़ेगा? और फिर देखें, ये भी बात बड़ी अहम है कि अमेरिकी सदर तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये जो मुसलसल आग अब बढ़ती जा रही है, तो ये कहाँ जाकर रुकेगी? बुनियादी सवाल तो ये पैदा होता है। ये देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडरशिप हो, कोई पोलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप हो, आई वुड से इवन अ ब्रिगेड कमांडर प्लान का, तो एंड स्टेट सामने होती है। यहाँ तो देखें, पेंटागन है, उसके बड़े बड़े जनरल्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं इनके, ट्रम्प साहब खुद हैं, अभी सेकंड टर्म है। तो आपको एंड स्टेट देख के लड़ाई करनी चाहिए कि किधर लेके जाना है। बट इफ यू इन द मिडल ऑफ द वॉर, आपको डायरेक्शन ही पता चले कि लाइक अभी इफ एक्सपेक्टेड कि नाटो या एलाइज आएंगे, वो तो नहीं आए। ये एक्सपेक्टेड कि शायद पूरा रीजन जंग में कूद पड़ेगा, वो तो नहीं हुआ। और फिर जो ईरान का रिस्पॉन्स है वो टोटली अनकन्वेंशनल, लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे कि शायद इस तरीके से ईरान ने टारगेटिंग किया और उसके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये आई थिंक इट वाज अननेसेसरी वॉर, और ये नेतन्याहू की वॉर। दूसरा, आई थिंक ये अली लारिजानी की शहादत को नेतन्याहू की एब्सेंस से जरूर लिंक करें। तो देयर इज अ ह्यूज प्रेशर नाउ इन इजराइल। ये रिजीम चेंज की बात करते हैं कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं जी कि किधर है नेतन्याहू, बिकॉज नाउ ही हैज टू प्रूव इट कि वो जिंदा है। और जो कुछ खबरें आ रही हैं, इधर ही इज इंजर्ड या ही इज किल्ड, व्हाटएवर, क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो चाहते थे ईरान में, वो प्रॉब्ली दैट इज स्टार्टेड हैपनिंग इन इजराइल। और मेरे ख्याल पब्लिक प्रेशर अमेरिका में भी बढ़ेगा, और इस लड़ाई से अल्टीमेटली देखें किस किस को नुकसान हुआ है। इस अमेरिकन रेपुटेशन, उनकी आफ्टर ऑल देखिए, पार कहते हैं तब भी यूटिलाइज करें जब आप बड़ी श्योरिटी हो, अदरवाइज डोंट उसको डिस्प्ले मत करें, बिकॉज फिर आपका पोल खुल जाता है। तो ईरान का अगर आप कंपेरिजन करें मिलिट्री पावर का, तो कुछ नहीं था इन टर्म्स ऑफ US मिलिट्री, लेकिन स्ट्रैटेजी उन्होंने ऐसी अडॉप्ट की है कि जस्ट इमेजिन हिटिंग अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर। ये एक रेड लाइन है न्यूक्लियर वॉर की, लेकिन वो नहीं कर सकते यूज।
बिकॉज दे हैव बीन एक्चुअली ड्रैग्ड इनटू दिस वॉर। ईरान में ख्याल मजीद स्ट्रेच करेगा इसको। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के बड़े इश्यूज बने हुए हैं, सिलेक्टिव शिप्स निकल भी रहे हैं। जो ऑयल टैंकर 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल जो है वो ब्लॉक हुआ है, अदर देन जो जिन कंट्रीज को इजाजत है। अच्छा, तो मेरे वकारुल ख्याल हसन में साहब, ये इस चीज़ इसका पर भी ओवरऑल रोशनी रिटर्न। डालिएगा। अली लारेजानी की शहादत होना और दूसरी जानिब जो केंट उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, और वो बंदा है जो डोनाल्ड ट्रंप स्लोगन करता था, अपना स्लोगन ये तहरीक चलाते थे, मेक अमेरिका स्ट्रॉन्ग अगेन, ग्रेट अगेन। तो इत्तेहादियों की बात करी जाए, अगर नेटो की बात करें, तो सारे एक ही उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो इस जंग में नहीं कूदना चाहते। तो अभी भी आपको लगता है कि अमेरिका के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई बैकअप ऑप्शन है? ये असल में होता यह है कि इस तरह की जो लड़ाई है जिसका कोई एम और ऑब्जेक्टिव या लेट्स से व्हिच इज बेस्ड ऑन आई वुड से रॉन्ग परसेप्शन, तो ये कैलकुलेशन जब गलत हो जाए तो फिर यही होता है। अभी इस इमेजिन करें अगर ट्रंप पीछे हटते हैं तो कितनी उसमें रसवाई होगी, और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने की जगह नहीं है। सावधान ही वाज बैंकिंग ऑन एलाइज और वो तो उससे नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि ये वॉर खामखा भी जो है ना स्ट्रेच करेगी। अगर आप टारगेट करते हैं ईरानी लीडरशिप को तो गुस्सा बढ़ेगा, बिकॉज अभी यंग लीडरशिप सामने आएगी। आपने देखा है उनके कुछ स्पोक्स पर्सन भी इस तरीके से वो बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज बीइंग स्टक। अभी आई थिंक दो और चीजों ने अंदर आना है। वो शायद हुतीज हैं, दे विल जंप, और जो बुल मतलब को अगर बंद करते हैं जो रेड सी एंट्री है, और उसके बाद कताब हिजबुल्लाह इन इराक है। तो ये भी अगर फैक्शन आ जाते हैं तो फिर बहुत बड़ा मसला होगा। दिस विल बिकम टोटल ब्लॉकेज ऑफ द एरिया, और प्रोबब्ली ईरान इस चीज को उस तरफ करेगा। जितना स्ट्रेच होगा इसमें अमेरिका और इसराइल का नुकसान है, और इसराइल डिडंट रियलाइज कि ये गुटली जितना मुल्क है बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी हफ्ते से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और नाउ द वे दे आर टारगेटेड, उनका पहले रेडार सिस्टम खत्म किया गया, फिर डोम को ब्रीच किया। अभी तो बड़े हैवी आई थिंक मिसाइल फायर हो रहे हैं, स्पेशली क्लस्टर मिशन है। आई थिंक 1000 से 5000 जो है शायद मतलब 5-5-6-6 टन के जो मिसाइल है वो फायर हो रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इजराइल ऑल्सो। मेरे ख्याल में ये वॉर स्ट्रेच करेगी। हाँ, अभी ये है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि शायद कोई बड़ी पावर बीच में इंटरवीन करें, कुछ समझाएं और कुछ फेस सेविंग हो जाए, जिसको कहते हैं ऑफ रैम मिल जाए। वो मिलेगा नहीं, अनफॉर्चुनेटली दिस इज गोइंग टू ड्रैग द एंटायर रीजन इनटू वॉर। ठीक है। अच्छा वकार साहब, एक बड़ी अहम बात है, जो एक अहम तरीन स्टेटमेंट सदर ट्रंप ने दिया है, वो ये कहते हैं कि अमेरिका फ़िलहाल खित्ते से निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे कि अभी भी हमने देखा कि इस तरह की जब भी वॉर बेस्ड सिनेरियो होता है तो मशरिक़ वस्ता में अब डेफिनेटली ईरान ने अमेरिकी अड्डों को टारगेट किया, मजमूई तौर पर फिर जो पूरा एक एयर स्पेस है वो भी बंद रही, अभी भी बंद है। बहुत सारे ममालिक इससे मुतासर हो रहे हैं जो शामिल नहीं होना चाहते थे बज़ाहिर इस जंग में। तो ये अब आगे वो जो ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए थे, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इस हवाले से भी एनालिसिस डेवलप करने की कोशिश करें कि अभी नहीं तो क्या बाद में ये ममालिक रीअफर्म करेंगे, रीलुक करेंगे अपने इस फैसले को? जी, लॉजिकली तो ये होगा। देखें, आफ्टर ऑल एक प्रोटेक्शन तो थी, इनको एक गारंटी थी कि यूएस विल प्रोटेक्ट, बट देन दे रियलाइज कि सारे एसेट जो थे दे वर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इजराइल। इवन ए डिफेंस एसेट अभी तो देखें साउथ कोरिया से उठा के इधर ला रहे हैं बिकॉज कमी होगी। दूसरा जो है, जो वही बात जो सो कॉल्ड डिफेंस की गारंटी थी, उसमें से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। दे नोट अगले से यूएई को देख के कितना ज्यादा नुकसान हो, एविएशन की रेपुटेशन है, बिजनेस की है, जो मर्जी कर लें, अल्टीमेटली वॉर का इम्पैक्ट है। मेरे ख्याल में इसका जो बड़ा इम्पैक्ट आएगा लॉजिकली वो है कि जो सो कॉल्ड मुस्लिम नाटो की बात होगी, कम अज कम उस तरफ चीजें जाएंगी। तुर्किया में बहुत ज्यादा इस पर डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान, तुर्किया, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया, और अगर ईरान भी कल शामिल होता है तो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन सेव। साइलेंस ऑफ द लैम्स की पॉलिसी जो है कि आप वेट करते रहे, दे कीप ऑन हिटिंग, उनका तो ग्रेट इजराइल का प्लान है जो इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि एक रियलाइजेशन है कि इस तरीके से कल कोई पता नहीं किस पे ट्राई करें, कोई भी रीजन बना, तो इसका मतलब है कि उस तरफ चीजें जाएंगी। और इसका मतलब है कि अल्टीमेटली अमेरिकन मिलिट्री इन्फ्लुएंस कम होगा, एंड मे बी एक स्टेज इनको रोल बैक करना पड़े। दिस विल बी अ ह्यूज शॉक। ये फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएंगे, और फिर जो बड़ी पावर है वो वैक्यूम को फिल करेंगे। तो रशिया का इन्फ्लुएंस ग्रो करेगा, चाइना का, और सुना है कि काफी ज्यादा इनडायरेक्ट इमदाद आ रही है ईरान को, स्पेशली टारगेटिंग जो मैकेनिज्म है या टारगेटिंग में जो इंडिकेशन है, इतनी प्रिसाइज टारगेटिंग है। सुना है इनको भी भागना पड़ता है बंकरों में। एक कॉन्फ्रेंस होती है, इनके चीफ में इंटेलिजेंस और आर्मी के, वो भागते हैं, फिर जाके भी 15 मिनट पहले बताते हैं कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग हो रही है। तो दैट्स द काइंड ऑफ स्केयर दैट दे हैव।
इसराइल से आबादी निकलना चाहती है, वहाँ जी, पाबंदी है, देयर ये नो न्यूज़ बिल्कुल कमिंग बिल्कुल आउट ऑफ ये इसराइल। जो सिचुएशन है ये बड़ी अहम है। साथ ही मौजूद रहेगा वक़ार साहब, चूंकि अरब और मुस्लिम वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास भी आज होगा, जिसमें मशरिक़ वस्ती की जो कशीदा सूरत हाल है इस पर गौर किया जाएगा। जंगबंदी और कशीदगी कम करने के इक़दाम भी ज़ेर गौर लाए जाएंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश करेंगे। ईंधन सप्लाई अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ ममालिक ईरान जंग ख़त्म कराने के लिए सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश भी कर सकते हैं। तो एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। एक बार फिर वक़ार साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। डेफिनेटली हमने जो एक इस हवाले से देखा है कि अमरीकी अखबार भी ये लिखता है कि ईरान आखिरी हद तक लड़ेगा। दूसरी जानिब अमरीका शामी फ़ौज को भी लबनान में उतारने पर गौर कर रहा है। वक़ार साहब, ये लड़ाई बज़ाहिर जल्दी ख़त्म होने वाली लग नहीं रही है। फिर अभी जो हमने ख़बर शेयर की है कि अरब और मुस्लिम वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास भी आज होगा, क्या हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कीपिंग इन माइंड जो प्रीवियस इजलास होते रहे हैं, इनकी इंसाइट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप समझते हैं कि इस तरह कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आज के इस इजलास से निकल सकता है, या एक सिर्फ ये एक रस्मी कार्रवाई है? ये लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट तो बड़ी ज़रूरी होती है। अभी भी आप देखेंगे अमेरिका भी अंदर खाने तो कोशिश कर रहे हैं कोई नेगोशिएट करा दें। तो अल्टीमेटली वॉर का एंड जो है डिप्लोमेसी पे ही होता है, तो इसके अंदर अगर कोई अच्छा आई थिंक ब्रेक थ्रू होता है, बट दिस इज डिफरेंट देन देखें जो पहले होती रही है। लेट्स से अगर फ़लस्तीन पे आप बैठ गए या कश्मीर पे बैठ गए, तो वो आई वुड से जो गुफ्तन असिस्टेंट बर्खास्तिंग जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो बेसिकली हार्टलैंड ऑफ अरब वर्ल्ड है या इस्लामिक वर्ल्ड है, दैट इज एट स्टेक नाउ। लुक एट कतर है, यूएई है, ओमान में ताकतें हुई है, सऊदी अरेबिया में हुई है, और अभी शायद रिपोर्ट्स हैं इसराइल की मिस्र के साथ भी शरारत करेगा। तो इसका मतलब है कि अभी जो बेसिकली मेन जो हार्टलैंड उसको भी आपने बचाना है। इन केस डिप्लोमेसी इसमें काम करती है एंड दे कैन एक्चुअली दे हैव टू एक्चुअली पुट प्रेशर ऑन यूएस, यू नो, कि आप जो अपना हाथ रोकें एंड लेट्स गो टू नेगोशिएशन और जो भी चीजें हैं उसको सेटल करें, बिकॉज अल्टीमेटली वॉर का रिजल्ट कुछ नजर नहीं आ रहा। खित्ते की तबाही है। अभी तक जो दिस वाज द मिडिल कॉरिडोर ऑफ एविएशन, सबसे ज्यादा फ्लाइंग यहाँ से होती थी साउथ ईस्ट एशिया टू यूरोप, वो बंद है। नॉर्थ वाला रूट लेट्स से पाकिस्तान सिलेक्टिव उनको इजाजत देता है। इंडिया इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसमें तो हर एक का नुकसान है। चाइना इज ऑल्सो ओवर इट। तो मेरे ख्याल में देयर कुड बी अ वे दे शुड पुट प्रेशर ऑन यूएस कि आप जंग बंदी करें एंड देन वी कैन मूव टू नेगोशिएशन। और आई थिंक अगर ये अरब वाले प्रेशर डालते हैं कि नो मोर वॉर और बेसिस वगैरह भी आप बंद करें, यहाँ से रैप अप करें और बातचीत करें, तो इससे कोई हल निकलता हुआ नजर आएगा। बट अदरवाइज शायद ये वॉर स्ट्रेच करेगी। ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि बिकॉज दोनों तरफ इतनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है कि उसका कोई एंड इन साइट नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा देखिए वक़ार साहब, यकीनी तौर पर ये तमाम तर डायनामिक्स बहुत अहम है जब हम ग्लोबल सिनेरियो में चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो कि हम देखते हैं कि जंगों के बाद जंगों की सूरत हाल में नज़र आती है वो मईशियत है। और इस तनाजुर में जैसे कि हमने देखा कि बहुत हद तक पाकिस्तान तो इसका मुतामिल हो ही नहीं सकता। अब से कुछ दिनों पहले हुकूमत ने भी किफ़ायतशारी इक़दामात के तनाजुर में कुछ अहम फैसले किए, कुछ बड़े फैसले किए, जिसमें से एक अहम फैसला यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक जो तकरीबात हैं वो नहीं होंगी। ये एक बड़ा अहम फैसला है। यौम पाकिस्तान कौमी वक़ार और एहतराम के साथ सादगी से मनाया जाएगा, ये भी इस फैसले में शामिल है। और एक एलामिया बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ऑफिस ने जारी किया है। तो वज़ीर आज़म की जानिब से एक अहम इजलास हुआ था और जिस पर बचत प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई थी। और बिलखुसूस पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम भी मुतहरिक हों, ये भी हिदायत दी गई थी। तो हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें, ये भी इस हवाले से कहा गया इजलास में। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का कोई खदशा नहीं, ये बड़ी अहम बात है। इस पर भी वक़ार साहब से कमेंट लेंगे। हुकूमत ने अप्रैल तक स्टॉक का बंदोबस्त कर लिया है। अब मजमूई तौर पर पाकिस्तान का जो अभी तक का रोल है वक़ार साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? मईशत के तनाजुर में जो ये फैसले लिए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसके जो असरात वो कितने दूरस हो सकते हैं? क्या वाकई अवाम के लिए इन फैसलों को एक्सेप्ट करना मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन आगे आप क्या देखते हैं, फ्यूचर क्या होगा? आई थिंक अवाम की चीज़ें सामने ही जब वॉर होती है, स्पेशली ऐसे रीजन में जहाँ पे आपकी इम्पोर्ट्स इम्पैक्टेड है, तो ये मरीज आई थिंक बड़े ज़रूरी है। थोड़ा कंट्रास्ट जरूर करें। टाइम हम अपनी बात करते हैं, भारत में आप देखेंगे अभी इसमें एलएनजी पे बड़ी आई थिंक गैस की डिपेंडेंस है घरों तक की, कि इतनी 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं और 3-3 दिन गैस नहीं मिल रही। मतलब पूरा भारत में लाइनों में लगा, डिस्पाइट के वो कहते हैं जी कि इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इतने रिजर्व हैं, लेकिन आई थिंक 10 दिन की लड़ाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी भी बड़ा मसला बना हुआ बिकॉज मिनरल कब्जे कर रहे हैं ईरान की हमारे शिप्स को गुजरने। तो दैट इज योर नेबरहुड। ठीक है, इसी तरीके से अफगानिस्तान में आप देख लें, बाकी साउथ ईस्ट एशिया देख लें,
जो ऑयल गैस प्रोड्यूसिंग ममालिक में सीरियस क्रंच आया हुआ है। तो एक तो आई थिंक इस लिहाज से पाकिस्तान ने विद इन जो भी मदद दी है, उसके अलावा जो अश्योरेंस है कि सऊदी अरेबिया ने अभी आई थिंक जो रेड सी वाले टर्मिनल है जद्दा के वो ऑन कर दिए आपके लिए, तो वहाँ से एक स्टडी सप्लाई जारी है। खुदा ना खास्ता अभी तक इस तरह की लाइनें नजर नहीं आई जो भारत में नजर आ रही है। भारत में बिकम अ ह्यूज इशू। अभी मोदी का वो मजाक कर रहे हैं जिसने कहा था जी गटर से कि गैस जो है जी। वो निकाल के तो उससे पकौड़े बन सकते हैं। तो मोदी इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, so दिस इज द काइंड ऑफ प्रेशर जो लीडरशिप पे आता है। आई थिंक chaos कम है पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज हमारी आवाम भी सियानी है। हाँ ये जरूर है कि कुछ आई थिंक अनासर जरूर हैं, चाहे वो अफगानिस्तान तालिबान के साथ लड़ाई हो या गल्फ का हो, जिसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी दोनों तरफ कामयाब रही है। अभी ईरान ने ठीक। शुक्रिया भी अदा किया है, लेकिन दे डू पॉइंट स्कोरिंग इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इस हम्म। पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सही।